हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्लास 10th साइंस के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको जो पूरे नोट्स हैं वो सारे नोट्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू है, वो सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इन नोट्स के अंदर। अगर आपने जो है अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इन नोट्स के ज़रिए जो है आप इस पूरे चैप्टर को ढंग से समझते हुए चल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो देख लेना। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर सारे डाल दिए गए हैं और इसके बाद जाकर आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है काफ़ी सारे हमारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे 118 एलिमेंट्स जो है वो अर्थ पर मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो इस वक्त मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम एक तो मेटल्स बोलते हैं और दूसरा नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे जो है आपको देखते हुए चलने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स के बारे में। तो देखो, मेटल्स जो है, मेटल सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं नेचर में। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर के अंदर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो नाम का मेटल होता है उसे छोड़कर सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब क्या है कि रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है कि ठोस होते हैं। ठीक है, जो सारे मेटल्स होते हैं, मरकरी मेटल को छोड़कर जितने भी मेटल्स हमारे अर्थ पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नेचर में सॉलिड होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, सॉलिड का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। सेकंड क्या है आपका, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है, यानी कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट से आपको समझना है कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, आपका Al3 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, Al3 पॉजिटिव बनाता है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर आपका चौथा पॉइंट आता है कि मोस्ट एबुडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एक ऐसा मेटल है, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि अर्थ के क्रस्ट पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मोस्ट एबुडेंट मेटल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ की क्रस्ट पर हमारा एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। कभी भी आपसे पूछा जाए एक नंबर्स में कि मोस्ट एबुडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट बता दूं, तो आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, जो कि आपकी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में अर्थ के क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स फिजिकली कैसे बिहेव करते हैं, मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला क्या है कि मेटल्स जो है उनका शाइनी सरफेस होता है। शाइनी सरफेस होता है, एज्यूम करो कि ये एक मेटल है, तो ये जो पूरा मेटल है इसका जो सरफेस है वो कैसा है, जैसे ये आपका हाइलाइटर है, ये शाइन कर रहा है, वैसे ही मेटल्स के सरफेस क्या करते हैं, शाइन करते हैं। इसलिए मेटल्स का क्या होता है, एक शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी कि जनरली क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। थर्ड थर्ड पॉइंट है आपका, मेटल्स आर मलिएबल। मलिएबल क्या होता है, मलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स मलिएबल होते हैं। मलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स को जो है पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम मेटल्स के ऊपर
किसी एक हथौड़े से या फिर आप कह सकते हो किसी सब्सटेंस से उसे वार करेंगे या फिर आप कह सकते हो उसे क्रस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जब उसे बीट करेंगे तो वो क्या होगा, थिन शीट्स में या फिर पतली पतली जो शीट्स होती हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मलिएबल बोलते हैं, कि मेटल्स मलिएबल होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को जो है हम बोलते हैं मलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, मलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स का मतलब होता है जब हम किसी हार्ड सरफेस से मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं उसको पुश करते हैं या फिर आप कह सकते हो बीट करते हैं, तो वो क्या होता है, मेटल क्या होता है, पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, दूसरा चौथा पॉइंट आता है आपका मेटल्स आर डक्टाइल। अब मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पतली पतली वायर्स होती हैं उनके अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सबसे पहला है आपका मलिएबल। मलिएबल का मतलब होता है, मलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि मेटल्स को हम जो है पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि हम मेटल्स को जो है पतली पतली जो वायर्स होती हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि मेटल्स जो होते हैं उनके थ्रू हीट भी कंडक्ट हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, उनके थ्रू हीट भी पास हो सकती है और उनके थ्रू करंट भी पास हो सकता है, दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो याद रखनी है कि मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जाकर ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। यानी कि जैसे ही हम मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर मारेंगे या फिर उसे स्ट्राइक करेंगे तो उससे एक आवाज़ आएगी। ठीक है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आएगी। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। ठीक है, कि मेटल्स क्या होते हैं आपके, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, सोनोरस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रखनी है, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिकली जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मेटल्स के बारे में बात करते हैं कि जो मेटल्स का सबसे पहला रिएक्शन जो होता है कि जैसे ही हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि जैसे ही मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो क्या होता है, तो जब मेटल, कोई भी मेटल होगा, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो वो जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये समझ रहा होगा, जैसे कि ये मेटल है, मेटल जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो उसने मेटल ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ये कॉपर है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, उसी मेटल का ऑक्साइड बना देता है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट याद रखना है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ऐसे मेटल्स होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये आपको जो है इस पूरे पॉइंट के अंदर याद रखना है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में आपसे काफ़ी बारी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा सुन लो, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करके और बेस के साथ भी रिएक्ट करके आपस में सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें या फिर वो बेस के साथ रिएक्ट करें तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी।
एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ये मेटल का ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसी दूसरे बेस के साथ, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पर क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर क्या हुआ, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करें, जब वो रिजल्ट में या फिर प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे तो उन्हें ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब हमने अभी पढ़ा था कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, अब पढ़ेंगे कि मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तब क्या होता है। तो जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, अब यहाँ पर वाटर भी दो तरीके का होता है, एक होता है कोल्ड वाटर और एक होता है हॉट वाटर। तो जैसे ही मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा, जब यहाँ पर ये जो मेटल ऑक्साइड है, जब ये मेटल ऑक्साइड हमारा बन गया तो इस मेटल ऑक्साइड को जब हम दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस केस में हमारे पास मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ केसेस आते हैं जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 3 फॉर्म होती है वाटर की भी, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और आपका स्टीम। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है, ये जो आपका पूरा दे रखा है, आपको ध्यान रखना है, याद करना है। इसके अंदर मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ कि मेटल जब रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के अंदर जब मेटल रिएक्ट करता है तो उस केस में, तो कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ऐसा मेटल जो कि आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू देयर सरफेस। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सरफेस के ऊपर, जो पानी का सरफेस होता है उस पर फ्लोट करते हैं, उस पर तैरते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो इन्हें फ्लोट करा पाती है, यानी कि तैरा पाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है फ्लोट करते हैं क्योंकि उनके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसे मेटल्स जो कि पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जो कि कोई भी रिएक्शन नहीं देते। वो पहला है आपका गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा लेड और चौथा कॉपर। ठीक है, और ऐसे मेटल्स जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम का मतलब होता है वाटर जो कि आपका गैसियस फॉर्म में होता है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ऐसे मेटल्स, तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये पूरा टेबल आपको याद रखना है, कौन कौन से मेटल्स कौन कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, वो बात आपको ज़रूर से याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ही हमने पढ़ा कि मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहला आता है पोटेशियम का। पोटेशियम रिएक्ट विगरसली वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जब पोटेशियम पानी के प्रेजेंस में आता है तो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है। तो उस केस में जैसे ही वो पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, जैसे ही हमने क्या करा, मेटल रिएक्ट करा वाटर के साथ। ठीक है, मेटल क्या करा, रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो उसमें क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है। क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है। तो मेटल रिएक्ट करा वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। जैसे ही एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करा गैसियस फॉर्म में, तो उस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो उस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। पूरे रिएक्शन जो है आपको याद रखने, एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहला मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पढ़ा मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, अब पढ़ते हैं मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो
तो जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब क्या होता है, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है डाइल्यूट एसिड्स से। ठीक है, ओनली लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस इट। ठीक है, कम रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ही उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाते उसकी पोजीशन से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल का सॉल्ट बनाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो उस केस में मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका सोडियम मेटल जब रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उस केस में मेटल का सॉल्ट बनेगा जो कि आपका सोडियम क्लोराइड, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। सोडियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन हो गया। आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है और आपको रिएक्शन भी याद रखना है। आगे बात करते हैं जब मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड्स। ठीक है, जब मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ तो मेटल का क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये मेटल मान लो एग्जांपल में सोडियम है, सोडियम जब रिएक्ट करेगा आपके साथ क्लोरीन के गैस के साथ तो उस केस में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो मेटल का क्या बनेगा, क्लोराइड बन जाएगा। जिसमें हमें एग्जाम्पल क्या है कि सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब हमने क्लोरीन के साथ पढ़ा, अब पढ़ते हैं मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, यानी कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते। ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। यानी कि सारे जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं होते, कंबाइन नहीं होते। सिर्फ कुछ ही मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। यही कुछ मेटल्स होते हैं जो कि आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो जैसे ही क्या आते हैं आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। फायर को कैच करने का मतलब है उसमें आग लग जाती है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम आपके इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि जैसे ही उन्हें हम हवा के अंदर या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजन के अंदर क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, यानी कि उनमें आग लग जाती है। इसलिए जो है उस चीज़ से बचने के लिए, टू प्रिवेंट दिस थिंग, उन्हें जो है क्या करा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। इसलिए जो है जो सोडियम और पोटेशियम है उन्हें हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपकी आती है नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर मेटल्स को रखा गया है ताकि उनकी जो रिएक्टिविटी है उसे चेक करा जा सके कि कौन सा मेटल जो है वो कितना रिएक्टिव है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। यानी कि एक लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर जो मेटल्स जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उन्हें ऊपर रखा गया है, उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिविटी दिखाते हैं उनको बीच में रखा गया है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें नीचे रखा गया है। जिसके अंदर आपका सबसे पहला मेटल आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव कौन सा मेटल हो गया, आपका गोल्ड हो गया। ठीक है, ये आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो क्या होता है ना कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स या फिर आप कह सकते हो इन्हें इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि एक सोडियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पर क्या आपको सोडियम का पता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है,
तो जब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन का क्या कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर आपका सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा और यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना है आयनिक कंपाउंड्स के। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि जब आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो उस केस में जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको सबसे बेहतरीन यही है, सोडियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है, टू फॉर्म Na+ प्लस Cl-। ठीक है, अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको ज़रूर से याद रखना है। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर आपसे पूछा जाएगा। फिजिकली जो है आयनिक कंपाउंड्स काफ़ी सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और जनरली ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल का मतलब होता है कि हल्का सा ही क्या होता है, इनको क्रश करने पर ये टूट सकते हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर में आपको पता लग गया कि फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें आयनिक कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स और का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल जैसे कंपाउंड्स में वो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि उनमें ढंग से डिसॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर ली। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मोल्टन का मतलब है जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर वो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका जो भी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड्स की आपको सारी याद रखनी है, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हमारा पहला चैप्टर का पार्ट खत्म होता है मेटल। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में हमारा मेटल तो ख़त्म हो गया। नॉन मेटल्स जो हैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे मेटल्स होते हैं, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेटल्स की कैटेगरी में नहीं काउंट करे जाते। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी, डेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एंड आर नाइदर मलिएबल नॉर डक्टाइल, यानी कि ये मलिबिलिटी और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको भी शो नहीं करते। सेकंड इसकी बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। ठीक है, थर्ड क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगेन कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए जो है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फिर बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी, चौथा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन इज़ ओनली नॉन मेटल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की उन्हें भी डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन मेटल्स की कि उनका फिज़िकल नेचर कैसा होता है नॉन मेटल्स का, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। पहली प्रॉपर्टी है कि उनका एक शाइनिंग सरफेस नहीं होता जैसा कि मेटल्स का होता है। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस, यानी कि या तो नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉन मलिएबल, यानी कि इनको हम जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, दे आर नॉन डक्टाइल, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें हम थिन वायर्स के अंदर भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। फिर बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल्स जो है वो ना तो हीट को कंडक्ट करते और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
सातवां पॉइंट है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है। दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि ये एक हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करने पर कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए जो है क्या होता है ये सोनोरस नहीं होते। ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से जो पहले नॉन मेटल्स के अंदर रिएक्शन हुए थे वही नॉन मेटल्स के अंदर होंगे। सबसे पहला नॉन मेटल का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। यानी कि क्या होता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो या तो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जिसके अंदर एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, या तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। फिर सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बात आपको पहले ही पता है कि ज़्यादा रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सोडियम ब्रोमाइड का। जब सोडियम ब्रोमाइड की जो एक्वस फॉर्म होती है, जब वो रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर ब्रोमीन जो है हमारे को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ने क्या करा, नॉन मेटल ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। तो उस केस में यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गई सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, जब एक नॉन मेटल जो है वो सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जो है एक कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपने सोल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो अब जब नॉन मेटल एक पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम एंड हैज़ डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि वाटर, जो वाटर की लिक्विड फॉर्म होती है या फिर जो वाटर की गैसियस फॉर्म होती है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, और इसलिए इसमें जो है हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो आपको जनरली बेसिकली ये याद रखना है कि जब नॉन मेटल H2O के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। चौथा पॉइंट है, चौथी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। यानी कि जब नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं उनके साथ भी जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। फिफ्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपकी कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके अंदर, नॉन मेटल्स जैसे कि आपका हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो उस केस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यहाँ पर HCl नहीं है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर गैसियस फॉर्म है। आगे बात करते हैं सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी की, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। यानी कि जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। यानी कि जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड बिकॉज नॉन मेटल एटम्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन एटम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हाइड्राइड आयन को फॉर्म करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फर के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखना है कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ तो उस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर जो है आपका मिनरल्स आ जाता है। मिनरल्स क्या होते हैं, तो हमारे अर्थ पर काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स हमारे अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली ऑब्टेन करे जाते हैं, नेचुरली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, जो हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसी मिनरल से रिलेटेड यहाँ पर ओर्स होते हैं। ओर्स मिनरल्स
कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, यही वाले जो मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होती है एक पर्टिकुलर मेटल की। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, यानी कि हम जो है उसे इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसे जो है किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं नए नए प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। इसलिए उसी ओर को, उसी मिनरल को जब हम उसे प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओर्स बोल देते हैं। ठीक है, जब मिनरल्स जिनके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या होती है, हाई परसेंटेज होती है, और उस मेटल को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी मिनरल को हम क्या बोल देते हैं, ओर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ी थी, ये हो गया हमारा मिनरल्स और ओर्स, काफ़ी छोटा पार्ट था। उसके बाद आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है उसकी डिवीजन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर पार्ट आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो कि मेटल्स जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला आ गया आपका पोटेशियम हो गया, दूसरा हो गया आपका सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम और पाँचवा यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गया। अब ये जितने भी मेटल्स हैं आपको याद रखना है कि ये वाले क्या हैं, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब है ये जो है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, यानी कि मतलब है ये जो है ऐसे ही जो है नहीं पाए जाते, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब है यहाँ पर जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, ठीक है, जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है उसके अंदर नहीं पाए जाते फ्री स्टेट में। और ये कैसे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ होता है इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव आते हैं यहाँ पर, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ होता है, जिसमें कार्बन का इस्तेमाल होता है इनको रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में सिल्वर और कॉपर आता है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर जो कि अपनी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई भी अदर मेटल जो है वो मिला हुआ नहीं होता, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है आपको याद रखनी है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो आ गई है, जो मेटल्स हैं उन्हें अपने ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसके बारे में आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मेटल को उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, उसके बाद होता है स्टेप 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद उसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। और तीसरा क्या होता है, उसको प्योरीफाई करा जाता है मेटल को। ठीक है, अब मान लो ये आपका ओर है। ठीक है, इस टेबल से आपको समझना है कैसे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसके ओर से। ये जो ओर है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है ओर की, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है कि जो मेटल्स जो कि हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, और मेटल्स जो कि लो रिएक्टिविटी वाले हैं। ठीक है, जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में जो ओर होता है प्रेजेंट, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। हाई रिएक्टिविटी वाले केस में जो मेटल्स होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी के, उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो होता है कार्बोनेट ओर और दूसरा होता है सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर में एग्जांपल हो सकता है आपका जिंक कार्बोनेट, और सल्फाइड ओर में एग्जांपल हो सकता है मरकरिक सल्फाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनाबार भी बोलते हैं, और जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर में यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड एयर के अंदर प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है। और सल्फाइड ओर के केस में यहाँ पर एक्सेस एयर का इस्तेमाल करा जाता है रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस में जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनको ऑब्टेन करा जाता है। जब वो मेटल के ऑक्साइड्स ऑब्टेन हो जाते हैं, उन मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करा जाता है मेटल में। ठीक है, जो ऑक्साइड्स हैं उसे मेटल में रिड्यूस करा जाएगा। उसके बाद जब मेटल ऑब्टेन होगा, उस मेटल की क्या होगी, प्योरीफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है मेटल्स ऑब्टेन होते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए, वो बेसिकली सल्फाइड के ओर्स होते हैं, उनमें भी रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, और फिर हम उससे मेटल को ऑब्टेन करते हैं, और फिर उस मेटल की प्योरीफिकेशन होती है जिसे हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी टेबल जो है आपको समझते हुए चलनी है, पूरी टेबल जो आपको याद रखनी है कि कैसे जो है किसी मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करा जाता है। अब किसी भी मेटल को जब उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर से कुछ गंदगी निकलेगी। गंदगी इन द सेंस जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे हम गैंग बोलते हैं। गैंग ओर्स आर यूजुअली कॉन्टेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कि ओर्स के अंदर जो
काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, गैंग बोल देते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं सॉइल सैंड के फॉर्म में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं, जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसे समझते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, रोस्टिंग और कैल्सिलेशन। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यानी कि जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उन्हें उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली, यानी कि जब उन्हें हीट कराया जाता है काफ़ी ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रोस्टिंग बोल देते हैं। रोस्टिंग से आपको याद रखना है कि जब भी रोस्टिंग प्रोसेस की बात आए तो आपको याद रखना है कि सल्फाइड ओर के बारे में बात हो रही है। सल्फाइड ओर को जब उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करा जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, काफ़ी ज़्यादा एयर की क्वांटिटी में। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल ये हो सकता है कि रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर जो सल्फाइड का ओर हो गया उसका एग्जांपल हो सकता है जिंक सल्फाइड। जब उसे एयर के एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करा जाएगा तो उसका मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रोस्टिंग बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, रोस्टिंग के केस में सल्फाइड ओर के बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस के बारे में। कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर कार्बोनेट ओर की बात होती है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स, यानी कि कार्बोनेट ओर्स के अंदर जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उन्हें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। यहाँ पर प्रेजेंस क्या होती है, एयर की लिमिटेड होती है। लेकिन रोस्टिंग के केस में क्या होता है, रोस्टिंग के केस में एक्सेस एयर होती है, लेकिन कैल्सिनेशन प्रोसेस के केस में लिमिटेड एयर होती है। इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल कार्बोनेट ओर का होता है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट को जब हीट करा जाएगा तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हो गया जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ये पूरा रिएक्शन आपको याद रखना है। इस पूरी प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन की बात होगी तो कार्बोनेट ओर की बात हो रही है, रोस्टिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा तो सल्फाइड ओर की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है जब मेटल को ऑब्टेन करा जाता है उसके ऑक्साइड से, तो उस केस में जब मेटल हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है तो उस मेटल की रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि उस मेटल की क्या होती है, प्योरीफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसी को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये उसका डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर आपकी दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक आपकी कैथोड है, एक आपकी एनोड है। और यहाँ पर ये क्या है, ये एक बीकर है, ये कह सकते हो आप एक कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ पर हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक बैटरी को भी कनेक्ट करा गया है। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी जो इम्प्योर मेटल होता है उसे रिफाइनिंग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ होता है। ये जो एनोड होती है यहाँ पर, ये वाली जो पॉजिटिव आयन की ट्यूब है, इसे जो एनोड बोलते हैं। एनोड में क्या होता है, इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट होता है। कैथोड जो होती है, ये वाली जो कैथोड है, ठीक है, ये जो कैथोड है ये प्योर कॉपर की स्ट्राइप होती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का। यानी कि जो ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा जा सकता है। अब यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही हम करंट पास करते हैं बैटरी के थ्रू उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि क्या होता है कि जो एनोड पर प्रेजेंट इम्प्योर मेटल होता है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, यानी कि इसमें घुल जाता है। एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉर्टेड एट द कैथोड। यानी कि जो ये प्योर मेटल होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉर्टेड एट द कैथोड, यानी कि वहाँ पर क्या जमा हो जाता है, कैथोड पर क्या होता है, प्योर मेटल जमा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मड। यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, या फिर इसके अंदर क्या नहीं हो सकती, इसके अंदर मिल नहीं सकती, उस केस में क्या होता है कि जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड के यहाँ पर क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम एनोड मड बोल देते हैं। ठीक है, एनोड मड बोल देते हैं क्योंकि ये एनोड के बॉटम पर क्या आ जाती है, सेटल हो जाती है, क्योंकि ये जो है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है।
इस पूरी प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर आपको जो है मेटल्स की रिफाइनिंग पता लगेगी कि जब किसी मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करा जाता है तो उसकी रिफाइनिंग होती है। और ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है मेटल को रिफाइन करने के लिए वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको जो है एग्जामिनेशन में बनाना है जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है जिसके अंदर हम स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी कि स्टील और आयरन के ऊपर एक क्या कर देते हैं, स्टील और आयरन के ऊपर जब एक कोटिंग करी जाती है, एक लेयर बना दी जाती है जिंक मेटल की एक लेयर बना दी जाती है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि स्टील और आयरन को रस्टिंग से, जंग लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिंक मेटल की। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के मटेरियल की, जो कि है आपका एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल का। एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। यानी कि या तो दो मेटल्स हों, ठीक है, दो मेटल्स हों, या फिर एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। तो इसका जो मिक्सचर होता है हम उसे एलॉय की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब कुछ एलॉयज़ जो है वो आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला होता है स्टील। स्टील किससे बना हुआ होता है? आयरन, निकल और क्रोमियम, तीनों को मिलाकर स्टील बनता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर आता है आपका ब्रास। कॉपर और जिंक को मिलाकर हमारा ब्रास बनता है। फिर आता है ब्रोंज। कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बनता है? ब्रोंज बनता है। फिर आता है सोल्डर। लेड और टिन को बनाकर मिलाकर जो है सोल्डर बनता है। और अमलगम। अमलगम क्या होता है? यानी कि अगर एक मेटल जो है मरकरी हो और कोई और सा मेटल हो तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, उसे अमलगम बोल देंगे, जिसमें मरकरी होता है। तो ये कुछ एलॉयज़ हैं, इनको आपको लर्न करना है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट प्रोसेस आती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के दौरान। एनोडाइजिंग की केस में क्या होता है? एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि एनोडाइजिंग की केस में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक काफ़ी मोटी ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो एक थिन ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जब उसे, एल्यूमिनियम को जब हवा में एक्सपोज करा जाता है, एयर में एक्सपोज करा जाता है, एक काफ़ी पतली लेयर बना लेता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। यानी कि जब एल्यूमिनियम को हवा में एक्सपोज करा जाएगा तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी और ये ऑक्साइड की लेयर उसे कोरोजन से बचाती है। कोरोजन से मतलब कि उससे जो रस्टिंग है उससे बचाती है, कोरोजन। ठीक है, ताकि कोई भी मटेरियल उसके ऊपर क्या होता है उसको ख़राब ना कर सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग की। आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो एक बात ध्यान रखनी है, जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर। यानी कि ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। और खुद नाइट्रिक एसिड जो है वो किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो है मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये पूरी जो आपको प्रोसेस है वो याद रखनी है जब आपसे पूछा जाए कि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अब क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर एक्वा रीजिया का, जिसे हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया के अंदर बेसिकली कंसंट्रेशन होती है दो टाइप के एसिड्स की। एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। एक्वा रीजिया लेटिन फॉर रॉयल वाटर, इसे रॉयल वाटर भी बोला जाता है, इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि एक मिक्सचर होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की क्या होती है इसके अंदर,
इसके अंदर मिक्सचर होता है। इन द रेशो यानी कि कंसनट्रेशन होती है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की इन द रेशो 3:1 यानी कि 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है कि ये गोल्ड जैसे मेटल्स को भी क्या कर देता है, डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, यानी कि उसमें अपने आप क्या कर देता है, डिजोल्व कर लेता है, सोख लेता है। एक्वा रीजा इज़ अ हाईली कोरोजिव फ्यूमिंग लिक्विड, यानी कि काफ़ी हाईली कोरोजिव होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि ये उन कुछ रिएजेंट्स में से हैं जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, सोख लेता है, डिजोल्व कर लेता है, या फिर आप कह सकते हो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये याद रखना है एक्वा रीजिया के बारे में। इतना याद रखना है सबसे पहले कि कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड आपका HNO3 की इसके अंदर कंसनट्रेशन होती है 3:1 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिनेबार की एक्सट्रैक्शन की। तो सिनेबार जो होता है, सिनेबार के अंदर मैंने आपको बताया मरकरिक सल्फाइड। सिनेबार क्या होता है, मरकरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, इसकी एक्सट्रैक्शन आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन के अंदर। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, यानी कि जो सिनेबार होता है उसे हवा में हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, इट फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड, यानी कि ये क्या होता है, मरकरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इज़ देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो सिनेबार होता है मरकरिक सल्फाइड, जब मरकरिक सल्फाइड एयर के प्रेजेंस में आता है तो उस केस में जब इसे हीट करा जाता है, तो जब एयर के प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तो उस केस में ये सबसे पहले क्या होगा, ये रिड्यूस होगा मरकरी ऑक्साइड में। ठीक है, कन्वर्ट किस में होगा, मरकरिक ऑक्साइड में, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। उसके बाद जब ये जो ऑक्साइड हमें मिल गया, इस ऑक्साइड को दोबारा से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मरकरिक ऑक्साइड को दोबारा से रिड्यूस करा जाएगा हीट करके, तो उस केस में हमें मरकरी मिलेगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ये पूरे रिएक्शन जो है आपको याद रखना है कि सबसे पहले मरकरिक सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में कन्वर्ट करा जाएगा मरकरिक ऑक्साइड में, उसके बाद उस ऑक्साइड को दोबारा से रिड्यूस करा जाएगा हीट के प्रेजेंस में टू फॉर्म मरकरी मेटल। ठीक है, टू फॉर्म मरकरी। ये रिएक्शन ज़रूर से याद रखना है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ सिनेबार का। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन यानी कि जो कि जिसे बोलते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जब रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। इस रिएक्शन को इस्तेमाल करा जाता है जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए, और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, यानी कि जो मशीन पार्ट्स क्रैक्ड होते हैं, मशीन पार्ट्स जो क्रैक्ड होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ। जब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में यहाँ पर हमारे को Fe आयरन मिलेगा लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और यहाँ पर हीट भी रिलीज़ होगी काफ़ी ज़्यादा। इसी पूरे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं, जिसे रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है थर्माइट रिएक्शन। जब आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ तो ये रिड्यूस हो जाएगा आयरन में, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट भी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है थर्माइट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ये वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आयनिक कंपाउंड्स इसलिए सॉलिड होते हैं क्योंकि एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और उसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं, और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए इन्हें सॉलिड बोला जाता है। आगे बात करते हैं, वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक अट्रैक्शन, यानी कि जब दो आयंस के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो काफ़ी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग या फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे बात करते हैं, वाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं मोल्टन या फिर लिक्विड स्टेट में। दिस इज पॉसिबल in the molten state since the electrostatic forces of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to the heat,
दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं किसके अंदर, लिक्विड स्टेट में या फिर आप कह सकते हो मॉल्टन स्टेट के अंदर। इसलिए क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट वो इलेक्ट्रिसिटी के, किस में, मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट का मतलब है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई प्योर गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड भी बोलते हैं, इज़ नॉट यूज्ड फॉर ज्वेलरी। इसे ज्वेलरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करा जाता, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है, जो कि 24 कैरेट का गोल्ड भी जिसे बोला जाता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है, नेचर में बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए इसे ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करा जाता। इसे बनाने के लिए, ज्वेलरी को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता। इट इज़ एलॉयड विथ ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, इसलिए इसमें मिक्सिंग करी जाती है किसकी, सिल्वर या फिर कॉपर की, ताकि इसे हार्ड बनाया जा सके। क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे ही आप जो हल्की सी फोर्स उसके ऊपर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जो है कभी भी 24 कैरेट गोल्ड को इस्तेमाल नहीं करा जाता ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये पूरा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। मेटल्स और नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है। और बाकी इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल टर्म्स थे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका कोई और जो फ्रेंड है उसको आप ये नोट्स शेयर करना चाहो तो ज़रूर से शेयर कर देना। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।